Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 traders to rulers। बेटा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडर बन के इंडिया में आई थी, कैसे ग्रेजुअली उसने इंडिया के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो वो कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से वो ट्रेडर्स से रूलर्स बन गए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेटा देखो, जो यूरोपियंस थे ना, मतलब पहले की अगर हम बात करें मिड 15th सेंचुरी तक की अगर हम बात करें तो मिड 15th सेंचुरी कौन सा पीरियड होगा? 1450 तक का पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मिड 15th सेंचुरी। मैंने पहले भी बताया है आपको कि सेंचुरीज को जब हम नंबर में लिखते हैं तो वो बैकवर्ड चलती हैं। जैसे मैं 15th सेंचुरी की बात करूँ तो 15th सेंचुरी वो पीरियड होगा जो 1401 से स्टार्ट होकर 1500 पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिड 15th सेंचुरी का मतलब है 1450 तक, ठीक हुई बात। तो मिड 1450 तक क्या था कि जो यूरोपियंस थे वो इंडिया से लैंड रूट के थ्रू कनेक्टेड थे, ठीक है। मतलब हम बिना शिप के, बिना एरोप्लेन के लैंड रूट लेके भी कहाँ तक पहुँच सकते थे? यूरोप तक पहुँच सकते थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि यूरोपियंस जो हमसे ट्रेड करते थे रूट्स, लैंड रूट के थ्रू, उन्हें उस ट्रेड को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। क्यों करना पड़ा भाई डिसकंटिन्यू? क्योंकि जो ऑटोमन टर्क्स थे, ऑटोमन एम्पायर जो था वो इतना फैल गया कि उस ऑटोमन टर्क्स ने ब्लॉक कर लिया इस ट्रेड रूट को। जिस ट्रेड रूट से यूरोपियंस इंडिया आते थे ना, उस ट्रेड रूट को ही ब्लॉक कर लिया। किसने ब्लॉक कर लिया? टर्क्स ने। तो जो यूरोपियंस थे अब वो चाह रहे थे कि भैया अब हम सी रूट ढूंढें, क्योंकि इंडिया या ईस्ट से ट्रेड किए बिना तो हमारा चल नहीं सकता है। किसी से वो चाय ले रहे थे, किसी से स्पाइसेस, किसी से कॉटन, किसी से सिल्क। तो ईस्ट तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना। तो भाई इस काम को सक्सेस मिली 1498 में, और सक्सेस देने वाले कौन थे? वास्को डी गामा। ये पोर्चुगल नेविगेटर थे। मतलब एक कंट्री है जिसका नाम है पुर्तगाल, इंग्लिश में उसे कैसे लिखते हैं? पोर्चुगल। पोर्चुगल नेविगेटर जिनका नाम था वास्को डी गामा, वो 1498 में शिप से कहाँ पहुँचे? कि कोझिकोड, ठीक है। कहाँ पहुँचे? कोझिकोड। पहले उसे कैलीकट कहा जाता था, ठीक है। तो वास्को डी गामा, सपोज करो, देखो देखो फिर से मैं बताती हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ये इंग्लैंड है, ये पूरा यूरोप है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये अफ्रीका है, ठीक है। ये और ये रहा हमारा इंडिया। तो यहाँ से निकले पोर्चुगल, वास्को डी गामा, पूरा ये इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं? ये है केप ऑफ गुड होप। इसको क्रॉस करते हुए फिर ये पहुँचे कैलीकट। कैलीकट का आज का नाम क्या है बेटा? कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है या कैलीकट कहाँ है? मालाबार कोस्ट में। क्लियर हुई बात? समझ में आया? ये है यूरोप, ये है अफ्रीका। ये यूरोप पूरा क्रॉस करते हुए, पूरा अफ्रीका से नीचे केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए इंडियन ओशन से ये कहाँ पहुँच गए? मालाबार कोस्ट। 1498 में एक पोर्चुगल सेल किए केप ऑफ गुड होप के थ्रू, कहाँ पहुँच गए? कैलीकट, मालाबार कोस्ट पहुँचे। कहाँ पर? साउथ इंडिया, है ना, ये वाला, यहाँ पर पहुँच गए। कौन भाई? हमारे वास्को डी गामा। पोर्चुगल्स प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड अट्रैक्टेड अदर यूरोपियन। सब पहले तो सबसे पहले आए पोर्चुगल, पर सब जब फ्रांस ने देखा, इंग्लैंड ने देखा, स्पेन ने देखा कि भाई इंडिया के साथ तो ट्रेड करना बहुत प्रॉफिटेबल है, तो वो सब भी भागे भागे अट्रैक्ट होते हुए आए कि चलो अब हम भी इंडिया से ट्रेड करेंगे और हम भी प्रॉफिट कमाएंगे जैसे पोर्चुगल्स कमा रहे हैं। क्लियर है? इस पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। चलो आ जाएं ट्रेडिंग कंपनी से। बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, अब 16th सेंचुरी का एंड की बात कर रहे हैं, मतलब 1501 से जो पीरियड चालू हुआ 1600 पे, तो 1590s में, 1580s में, मतलब 90s में, 1580s में क्या हुआ? बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी मतलब 90 या 90 के बाद की बात कर रहे हैं, 80 की बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 16th सेंचुरी वो पीरियड है बच्चा जो 1501 से चालू होकर 1600 पे ख़त्म होगा। तो एंड की बात करें मतलब 1590 की बात कर रहे होंगे, 1592 की बात कर रहे होंगे। तो जो यूरोप का ओवरसीज ट्रेड था ईस्ट से, वो बिगेन हो गया और इससे उन्हें मिलने लगे बहुत बड़े अमाउंट में प्रॉफिट, इनोरमाउस प्रॉफिट। तो जो रूलर्स थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, उन्होंने ग्रुप्स ऑफ मर्चेंट्स को कहा कि आप लोग अपनी ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करो विथ मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार। एक अधिकार मतलब आप अकेले ही उस पर्टिकुलर चीज़ में ट्रेड करोगे। मोनोपोली है ना, एक्सक्लूसिव राइट, कि भाई एक पर्टिकुलर चीज़ में आप ही ट्रेड करोगे, इसके एक्सक्लूसिव राइट हमने आपको दे दिए, ठीक है। दिस मीन दैट नो अदर मर्चेंट
इसका मतलब है कि कोई और मर्चेंट इन कंट्रीज़ के साथ डील नहीं करेगा। सपोज़ एक ग्रुप बना, एक्स ग्रुप, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग थे, 10-12 लोग थे। इस एक्स ग्रुप को बोला कि जाओ तुम इंडिया के साथ ट्रेड करो, तो ये ग्रुप ही अकेला इंडिया के साथ ट्रेड करेगा, बाकी कोई भी अदर इंग्लिश पीपल, इंग्लैंड से जो लोग हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगा। तो इस तरीके के एक्सक्लूसिव राइट दे दिए गए कंपनीज़ को, ठीक है, कि कोई और मर्चेंट ट्रेड नहीं करेगा, आप चाहो ट्रेड करना स्टार्ट करो। इन रिटर्न रूलर्स टुक अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इन रिटर्न रूलर्स ने क्या कहा कि तुम इंडिया के साथ जाओ, ट्रेड करो, प्रॉफिट कमाओ, और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें दे दो। क्यों दे दो भाई? क्योंकि हम तुम्हें एक्सक्लूसिव ट्रेड करने के राइट दे रहे हैं। क्लियर है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई थी बच्चा? 31 दिसंबर 1600। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई? 31 दिसंबर 1600, जब क्वीन एलिजाबेथ वन, जो कि इंग्लैंड की थी, उन्होंने एक रॉयल चार्टर इशू किया। रॉयल चार्टर का मतलब क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ राइट्स। रॉयल चार्टर मतलब रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ राइट, ठीक है। अब इसके आगे रॉयल भी लगा है, मतलब इसको इसकी सैंटिटी कौन दे रहा है? खुद इंग्लैंड की रानी दे रही है, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में बन गई। उनको एक रॉयल चार्टर मिल गया, उनको एक्सक्लूसिव राइट मिल गया इंडिया के साथ ट्रेड करने की, मतलब ईस्ट में ट्रेड करने की। सिमिलर ईस्ट इंडिया कंपनीज वर फाउंडेड बाय डच। डच ने भी 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। फ्रेंच ने 1660, फ्रेंच यहाँ पर थोड़े लेट हो गए, फ्रेंच ने कब बनाई? 1664 में। इंग्लैंड ने 1600 में बनाई, 2 साल बाद 1602 में डच ने भी बना ली, पर फ्रेंच 60 ईयर बाद बनाते हैं। ये जो कंपनीज थी इन्हें ट्रेड सेटलमेंट के लिए बनाया गया था। किससे ट्रेड सेटलमेंट? ईस्ट से, मतलब बेसिकली किससे? इंडिया से। दे परचेज गुड्स इन बल्क एट द चीपेस्ट पॉसिबल प्राइसेस। अब इस ईस्ट में बेटा इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज थी, पर हमारा कंसर्न किस पे है? इंडिया पे। ये इंडिया से कुछ खरीदती चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस, जितना कम से कम दाम में, और हमें गोल्ड एंड सिल्वर देती, जो कि वो कहाँ से लेके आते थे? यूरोप से। जो यूरोपियन मर्चेंट्स होते थे, देखो उस टाइम तो डॉलर था नहीं कि एज अ कन्वर्टेबल करेंसी डॉलर का यूज़ हो जाए, है ना। तो आप लोग जो ट्रेड करते थे वो किस में करते थे? गोल्ड में, सिल्वर में। और गोल्ड एंड सिल्वर में जब आप ट्रेड करते थे तो इसे बुलियन ट्रेड कहा जाता था, ठीक हुई बात। तो ये लोग हमें गोल्ड सिल्वर दे देती और हमसे क्या लेती? टबैको, शुगर, टी, सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, ठीक है। इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट इन इंडिया। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे परमिशन मिल गई कि भाई तुम ट्रेड सेटलमेंट इंडिया में एस्टेब्लिश कर लो, एक फरमान के थ्रू। फरमान भी क्या होता है? एक रॉयल ऑर्डर होता है। जो रॉयल ऑर्डर किसने इशू किया था? मुगल रूलर जहांगीर। जब जहांगीर रूल कर रहे थे तो उनके रूल में उन्होंने एक फरमान इशू किया, एक रॉयल ऑर्डर इशू किया। किसके लिए? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कि भाई आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि किंग थे, मुगल एम्पायर उस टाइम पीक पे था, तो बिना मुगल एम्पायर की परमिशन के तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन ले ली जहांगीर से। जहांगीर ने एक रॉयल ऑर्डर इशू कर दिया और उन्हें परमिशन दे दी। जो इंग्लिश ट्रेड था सेटलमेंट्स, इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट्स रन करते कौन थे बच्चा? कंपनी के रिक्रूट्स, जिन्हें क्या कहा जाता था? फैक्टर्स, मतलब एम्प्लॉय बोल सकते हैं, पर ये लोग पहले फैक्टर्स कहते थे। तो जितना भी कंपनी का बिजनेस होता था वो रन करते थे कंपनी के रिक्रूट्स, जिन्हें हम कहते थे फैक्टर्स, मतलब लोग, हैंस कॉल्ड फैक्ट्रीज, ठीक है। तो जो ब्रिटिश सेटलमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते थे? फैक्ट्रीज। सो moral of the story is English trade settlement run by company recruits, and these recruits were called factors, and that is why English settlement is called factories. फैक्ट्रीज वो नहीं थी जहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा हो, कुछ बन रहा हो, बस यहाँ पर फैक्टर्स रहते थे, इसलिए क्या कहते थे? फैक्ट्रीज। अ फैक्ट्री वॉज नॉट अ प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर। फैक्ट्री में कुछ बनता नहीं था, ये गोडाउन की तरह यूज़ होता था। वो गुड जो हम इंडिया से ख़रीदते थे उनको एक से एक जगह पर रख देते थे, और सिर्फ ये गोडाउन की तरह यूज़ होता था, फिर भी इसे फैक्ट्री कहते थे। इसका रीज़न समझ में आया क्यों? क्योंकि उनमें फैक्टर्स रहते थे। फैक्टर्स कौन थे? कंपनी के रिक्रूट्स, एम्प्लॉय। एन ऑफिस फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, और इसी फैक्ट्री में ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन हुआ करते थे। कंपनी के जो ऑफिशियल जो सर्वेंट्स होते थे उनके सर्वेंट क्वार्टर्स, मतलब रेसिडेंशियल क्वार्टर यहीं पर थे।
जो कंपनी थी वो इंडियन टेक्सटाइल में डील करती थी। इंडियन टेक्सटाइल मतलब क्लॉथ्स खरीदती थी इंडिया से। इंडिगो, इंडिगो बोले तो नील, है ना, नील की खेती करवाती थी वो यहाँ पर, तो नील खरीदती थी। अ काइंड ऑफ डाई, साल्ट पीटर, वो सब्सटेंस जिससे गन पाउडर बनता है। तो कंपनी हमारे टेक्सटाइल लेती थी, हमसे इंडिगो लेती थी, हमसे सॉल्ट पीटर लेती थी। और स्पाइसेस, स्पाइसेस में भी क्या क्या, स्पेशली पेपर, कार्डमम, सिन्नामन एंड क्लोव्स, ये सब कुछ लेती थी। ठीक है, चलो। अब जो फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में एस्टेब्लिश हुई वो कहाँ पर हुई? मसूलीपट्टनम में, जिससे पहले मछलीपट्टनम कहा जाता था। और दूसरी हुई सूरत में अर्ली 17th सेंचुरी में। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्रीज थी इंडिया में वो सेटअप हुई मसूलीपट्टनम, जिसे हम पहले मछलीपट्टनम कहते थे। उसके बाद सूरत में बनी 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी के एंड तक तो बच्चा इंग्लिश ने 3 प्रेसिडेंसीज़ को अपना सेंटर बना रखा था। एक था मद्रास, जिसे आज का हम चेन्नई कहते हैं, बॉम्बे जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, कलकत्ता जिसे आज हम कोलकाता कहते थे। मद्रास और कलकत्ता में तो इन्होंने फोर्टिफिकेशन भी करना स्टार्ट कर दिए थे। फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है जैसे ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के आसपास हम बड़ी बड़ी दीवारें बना दें। क्या बना दें? बड़ी बड़ी दीवारें, जिससे ये फैक्ट्री सेफ हो जाए। तो ये लोग भाई मद्रास और कलकत्ता में तो फोर्टिफिकेशन भी करना स्टार्ट कर दिए थे। एंड कॉल्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड फोर्ट विलियम रिस्पेक्टिवली। जो बॉम्बे में बना उसे बोला फोर्ट सेंट जॉर्ज, और जो कलकत्ता में बना उसे बोला फोर्ट विलियम। क्लियर है? अपनी फैक्ट्री को सेव करने के लिए जब हम ऊंची ऊंची दीवारों से बाउंड्री बना दें तो उसे क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड। तो कलकत्ता की फैक्ट्री, मद्रास की फैक्ट्री फोर्टिफाइड थी। जो मद्रास की थी उसे बोलते थे फोर्ट सेंट जॉर्ज, और जो कलकत्ता की थी उसे बोलते थे फोर्ट विलियम रिस्पेक्ट, है ना। चलो, रिस्पेक्टिवली अलग वर्ड है, मतलब इन दोनों को ये नाम से जाना जाता था। जो फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट सेटलमेंट्स थे वो थे पौंडीचेरी में, माहे, चंद्रनागौर और कराईकल। कहाँ कहाँ पर थे बच्चा फ्रेंच सेटलमेंट? पौंडीचेरी, माहे, चंद्रनागौर और कराईकल। द ब्रेकिंग अप ऑफ मुगल एम्पायर, बेटा जब मुगल एम्पायर 1707 के बाद वीक होने लगा और फिर डिसइंटीग्रेट होने लगा, तो ये आइडियल कंडीशन बन गई इंग्लिश के लिए, फ्रेंच के लिए, कि अब वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर फैला सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? जब मुगल एम्पायर पूरी तरह टूट गया 18th सेंचुरी के मिड में, तो एक आइडियल कंडीशन बनी कि जो इंग्लिश और फ्रेंच हैं अब वो इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि कोई सेंट्रल स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी बची नहीं थी। नाउ बर्थ ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे एक वेल ट्रेड आर्मी चाहिए थी, जिससे वो इंडियन ट्रेड को और ज़्यादा एक्सपांड करे, साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी कर पाए। ठीक है, इंडियन ट्रेड सेटलमेंट्स जितने भी थे उसकी, उनको उसे प्रोटेक्ट भी करना है, एक्सपांड भी करना है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई थी जिनके आसपास फोर्टिफिकेशन कर दिए थे, तो इंडियन ट्रेड सेटलमेंट्स जहाँ जहाँ थे उन्हें बचा के रखना है, उन्हें और ज़्यादा फैलाना है, इसके लिए चाहिए थी ब्रिटिश को आर्मी। ठीक है, तो अब आर्मी बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? मिड 18th सेंचुरी में कंपनी ने आर्मी रेस करना चालू कर दिया। देखो, धीरे धीरे जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देते हो, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हो, तो आपको लगता ही ना क्या जिसमें जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसको प्रोटेक्ट करूँ, उसको एक्सपांड करूँ। तो अब ऐसी ही किसकी भी इच्छा थी? ब्रिटिश की इच्छा थी। तो उन्होंने मिड 18th सेंचुरी में आर्मी बनाना चालू कर दी। कहाँ पर? मद्रास में। इन्होंने ट्रेनिंग दी एक मिक्स्ड बैंड ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन सोल्जर्स को, जिसमें यूरोपियन सोल्जर्स भी थे, इंडियन सोल्जर्स भी थे। एक ऐसा पूरा बैंड तैयार कर लिया। बाद में बॉम्बे और कलकत्ता में भी हैड सेपरेट आर्मीज। ठीक, और फिर फाइनली अल्टीमेटली जब ये तीनों आर्मीज़ को मर्ज कर दिया तो क्या बन गई? कंपनी की आर्मी। इंडिया में कंपनी आर्मी को कैसे बनाया गया? इन तीनों आर्मीज़ को मर्ज करके। अब जो इंडियन सोल्जर्स थे कंपनी आर्मी में, उन्हें कहा जाता था सिपाही, सिपॉइस, फ्रॉम पर्शियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर्स। पर्शियन वर्ड है सिपाही, है ना, और उसका मीनिंग होता है सोल्जर, तो उससे क्या आया? सिपाही। चलो, तो सिपाही का ओरिजिन वर्ड क्या है? पर्शियन वर्ड सिपाही। दे फॉर्म द बल्क ऑफ द कंपनी ट्रूप्स। और अब कंपनी ट्रूप्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में ब्रिटिशर्स के पास इकट्ठे हो गए थे। ठीक है,
उन्हें ट्रेन किया जाने लगा, एक बढ़िया डिसिप्लिन्ड आर्मी बना ली ब्रिटिशर्स ने इंडिया में टू मास्टर वेस्टर्न मिलिट्री स्किल। और इन्हें वेस्ट में जिस तरीके से आर्मी को मिलिट्री को स्किल्ड किया जाता था, वैसे ही उन्होंने इंडिया में इंडियंस को भी बना लिया, पर इंडिया की डिफेंस के लिए नहीं, खुद के डिफेंस के लिए। ठीक है, मतलब इंडिया के खिलाफ इंडिया के लोगों को ही अब आर्मी में खड़ा करेगी कौन? ब्रिटिश। इन्हें ट्रेन किया जाता कि कैसे आप मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जैसे इनके पास मैचलॉक मस्केट थी, आर्टिलरीज थी, गन थी, तो उनको कैसे यूज़ किया जाएगा ये भी आप सिखा रहे थे वो इंडियंस को। उन्हें ट्रेन किया जाता था कि मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट को कैसे करना है यूज़, मैचलॉक मस्केट को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अ टाइप ऑफ गन विच वॉज फायर्ड बाय इग्निटिंग गन पाउडर। अब मैचलॉक मस्केट क्या होता था? ये एक टाइप की गन थी जो फायर की जाती थी बाय इग्निटिंग गन पाउडर विथ बर्निंग विक। एक बर्निंग विक से गन पाउडर को क्या किया जाता था? इग्निट किया जाता था और फिर उसको चलाया जाता था। वो मैच की तरह काम करती थी, जैसे आज माचिस की तीली जिस तरीके से काम करती है वैसे ही। बेटा दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर इंग्लैंड, इंग्लिश मतलब ब्रिटेन और फ्रेंच लड़े ना हो, ये हर जगह लड़ते हैं। इंडिया में भी लड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों को ही सेम प्रोडक्ट्स की नीड है, दोनों को इंडिगो चाहिए, दोनों को कॉटन चाहिए, दोनों को स्पाइसेस चाहिए। तो अब इंडिया में भी ये ट्रेड के लिए राइवलरी करेंगे, आपस में लड़ेंगे। मिडल ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1750 की बात हम कर रहे हैं ना, जो इंग्लिश और फ्रेंच के जो ट्रेड इंटरेस्ट थे वो क्लैश करने लगे। क्लैश कैसे करने लगे? जब दोनों को एक ही सामान चाहिए है तो क्लैशेस तो होंगे। कहाँ पर हुए क्लैशेस? कार्नेटिक। कार्नेटिक कहाँ? साउथ इंडिया में। 1744 से 1763 तक जो ब्रिटिश और फ्रांस थे वो दोनों ही यूरोप में भी वॉर कर रहे थे। मतलब इंडिया में तो इनके इंटरेस्ट क्लैश कर ही रहे थे कि दोनों को एक जैसा सामान चाहिए थे, पर साथ ही यूरोप में भी लड़ रहे थे। दीज फैक्टर लेड टू 3 मेजर वॉर्स इन इंडिया। और इसी वजह से इंडिया में 3 कार्नेटिक वॉर हुए। देखो, होम टाउन में ये आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया में इनके इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं, तो उस लड़ाई का इम्पैक्ट इंडिया में भी होता है और इंडिया में भी लड़ने लगते हैं। पहले हम देखेंगे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, 1744 से 48 तक हुआ। ये जो वॉर था ये इको ऑफ वॉर इन यूरोप में जो वॉर चल रहा था उसका इको था, उसका इफेक्ट था इंडिया में, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस अपोजिट साइड्स में रहते हैं। JF डुप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर रहते हैं पौंडीचेरी में और वो मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं, पर जो ब्रिटिश फोर्सेस होती हैं वो जल्दी ही बट रेस्टोर्ड इट टू द ब्रिटिश आफ्टर द वॉर इन यूरोप एंडेड। तो भाई जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होता है कब से कब तक होता है? 1744 से 1748 तक। इसमें डुप्लेक्स थोड़ी अपर एंड ले लेते हैं, मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं, पर जल्दी ही जैसे ही यूरोप में वॉर ख़त्म होता है ये यहाँ पर मद्रास वापस अंग्रेज़ों के पास आ जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चा सेकेंड कार्नेटिक वॉर की। ये 1748 से 1754 तक चलेगा। ब्रिटिश और फ्रेंच अब यहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे। और कहाँ की लोकल पॉलिटिक्स? हैदराबाद की और कार्नेटिक की। और इसी वजह से सेकेंड कार्नेटिक वॉर होगा। अभी तक तो ये अपने अपने होम टाउन को लेके, होम कंट्री को लेके लड़ रहे थे, पर अब ये इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स को लेके लड़ेंगे। ठीक है, तो कार्नेटिक और हैदराबाद को लेके देखो, कार्नेटिक और उसकी कैपिटल आरकोट किसका ही प्रोविंस हुआ करती थी? निज़ाम ऑफ हैदराबाद का। पर एक टाइम के बाद जो आरकोट होता है वो अपने आप को पूरी तरह फ्री कर लेता है निज़ाम के कंट्रोल से। नवाब ऑफ आरकोट की भी डेथ हो जाती है, थोड़े साल बाद निज़ाम की भी डेथ हो जाती है, तो दोनों पोजीशन हो जाती हैं खाली। ये वाली पोजीशन भी खाली हो जाती है और ये वाली पोजीशन भी खाली हो जाती है। ठीक है, तो वॉर ऑफ सक्सेशन चलेगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं निज़ाम बनूंगा, मैं नवाब बनूंगा, इस टाइप की पॉलिटिक्स अब वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है कार्नेटिक में भी और हैदराबाद में भी। तो जो फ्रेंच और इंग्लिश हैं ये अपने अपने एम्स को पूरा करने के लिए दोनों ही अपोजिट साइड को ज्वाइन कर लेते हैं। जहाँ पर ब्रिटिश सक्सेसफुल होते हैं कि वो आरकोट का थ्रोन अपने कैंडिडेट को दिलवा देते हैं, वहीं पे फ्रेंच इंस्टॉल कर देते हैं अपने कैंडिडेट को। कहाँ पर? हैदराबाद में। अब थर्ड कार्नेटिक कब से कब तक होगा? 1756 से 63। अच्छा, ये क्यों हो रहा था? क्योंकि यूरोप में थर्ड कार्नेटिक के वॉर के बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ने लगते हैं। ठीक है, कितने साल के लिए? 7 ईयर्स के लिए। उसका इम्पैक्ट है थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर कब से? 1756 से 63। ये रिजल्ट था आउटब्रेक ऑफ 7 ईयर्स वॉर इन यूरोप। ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद ही
जो ब्रिटिश थे उसे सब्सटेंशियल गेन मिले बंगाल में, हैदराबाद में। ये जो गेन्स थे ये फ्रेंच को डिफीट करने में बहुत हेल्प किए। कहाँ पर? वेंडी वॉश 1760 में। 1716 में बैटल ऑफ वेंडी वॉश हुआ जिसमें फ्रेंच हार गए। किससे? इंग्लैंड से। क्यों हार गए? क्योंकि बंगाल में इनिशियल सब्सटेंशियल गेन मिल गया, हैदराबाद में गेन मिल गया, तो जो मॉरल थे ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा हाई थे। फ्रेंच की सारी टेरिटरीज, इंडियन पोजीशंस उनसे छीन लिए गए। These were restored to them by the Treaty of Paris। फिर Treaty of Paris साइन हुई 1763 में और उन्हें उनके एरियाज वापस कर दिए गए। विच एंडेड द 7 ईयर वॉर्स, और इसी के साथ 7 ईयर वॉर की भी खात्मा होता है, ख़त्म होते हैं। पर फ्रेंच लॉस्ट द राइट टू फोर्टिफाई इंडियन सेटलमेंट। पर अंग्रेज़ों ने अब एक कंडीशन रख दी, भैया तुम रहो यहाँ पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम फोर्टिफाई नहीं करोगे। जैसे सिराजुद्दौला ने मना किया ब्रिटिश को कि तुम फोर्टिफिकेशन नहीं करो इंडिया में, वैसे ही अब फ्रेंच को मना कर रहे हैं। कौन? इंग्लिश। क्योंकि अब 7 ईयर वॉर जीते अंग्रेज, ट्रीटी ऑफ पेरिस में कंडीशंस चली उनकी, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम रहो यहाँ पर तुम फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे। तो क्या समझ में आया थर्ड कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ? क्योंकि यूरोप में 7 ईयर वॉर चल रहा था, उसी का इम्पैक्ट था। यहाँ पर ब्रिटेन की जीत होती है, फ्रेंच थोड़ा पीछे रह जाता है। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1763 और 7 ईयर वॉर ख़त्म होता है और फ्रेंच को सारी टेरिटरीज मिल जाती हैं जो उसकी थी, पर उसे सेटलमेंट का राइट नहीं मिलता है, फोर्टिफिकेशन का राइट नहीं मिलता। बेटा सी बैटल्स में सुप्रीमेसी हासिल है ब्रिटेन को, मतलब ब्रिटेन की नेवी जितनी स्ट्रॉन्ग है उतनी शायद किसी कंट्री की हो। और इसके बाद एक श्रूड, एक बड़ा ही चालाक लीडरशिप मिली ब्रिटिश को, जो थे रॉबर्ट क्लाइव। ऐसा बोलते हैं ना, जितना दिमाग, जितनी उतनी ही तेज़ बुद्धि, उतना ही तेज़ दिमाग, उतना ही अच्छे से हॉर्स राइडिंग आती है, उतना ही अच्छे से मिलिट्री कमांड करना आता है। मतलब रॉबर्ट क्लाइव 100 आदमियों की कैपेसिटी एक अकेले आदमी में रखता था। तो शूट लीडरशिप मिली रॉबर्ट क्लाइव की सी बैटल में सुप्रीमेसी के कारण। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फ्रेंच को हरा पाई और उन्हें ऑस्ट दैम एज राइवल इन इंडियन ट्रेड। ऑस्ट मतलब पूरी तरह बाहर का रास्ता दिखा देना। तो ब्रिटेन ने फ्रांस को पूरी तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया कि भाई अब तुम यहाँ से निकलो, इंडिया पे ट्रेड तो हम ही करेंगे, सिर्फ हम और हम। Henceforth the French ceased to be political force in India। Henceforth the French ceased to be political force in India। और अब सिर्फ अकेला पॉलिटिकल फोर्स बचेगा, वो कौन होंगे? ब्रिटिश। फ्रेंच तो सीज कर जाएंगे। सीज कर जाना मतलब रुक जाना, थम जाना। बेटा ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। किसकी हेल्प से? कंपनी की वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड आर्मी की हेल्प से। देखो इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसीज़ होंगी, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब, सब्सिडरी अलायंस, है ना। पर इन सबको हम साइड में रखते हैं। सबसे ज़्यादा हेल्प ब्रिटिश एम्पायर को एस्टेब्लिश होने में की, तो वो की इनकी वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड, डिसिप्लिन्ड आर्मी ने। अब हम देखेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी पॉलिटिकल पावर बनेगी। बेटा ये तो हमने देख ही लिया था कि फ्रेंच को तो ये भगा ही चुके हैं। अब इनके पास वेल ट्रेंड आर्मी भी है, कोई फॉरेन दूसरा कॉम्पिटिटर भी इंडिया में नहीं है, तो धीरे से ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे एज पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। नाउ कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे। कैसे जीतेंगे वो हम पढ़ते हैं। जो पहला स्टेप था टुवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, वो ये था कि इन्होंने बंगाल को जीत लिया। फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता। चलो, बंगाल में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना पहला ट्रेडिंग सेटलमेंट एस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट हुगली रिवर के किनारे। हुगली एक रिवर है। कब किया था? 1651 में। तो बंगाल में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पहला अपना फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट बनाया हुगली नदी के किनारे। कब बनाया? 1651 में। ट्रेड यहाँ पर बहुत फ्लरिश करने लगा, तो ये ट्रेड रूल्स को वायलेट करने लगे। जो मुग़ल एम्परर थे औरंगज़ेब, इनके टुवर्ड्स बहुत हॉस्टाइल हो गए और वॉर करने लग गए, है ना, कि भाई यार ये तो तुम गलत कर रहे हो ब्रिटिश, एक तो दूसरी कंट्री से आए हो, हमने तुम्हें परमिशन दे दी ट्रेड करने की और तुम हमारे ट्रेड रूल्स को ही वायलेट कर रहे हो। तो इससे मुग़ल एम्परर को बहुत गुस्सा आया औरंगज़ेब को और वो बहुत हॉस्टाइल हो गए। उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया कंपनी के ऊपर एंड डिफीटेड इट्स फोर्सेस, और इनकी फोर्सेस को हरा भी दिया। धन्य हो औरंगज़ेब, जीवन में कुछ तो अच्छा काम किया। वो अच्छा काम था कि इन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को हरा दिया।
बाद में खुद औरंगज़ेब ही परमिट कर देता है कंपनी को कि भई चलो तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड कर लो, पर हमें कुछ एनुअल पेमेंट दे देना। देखो, मैं बोल रही थी ना औरंगज़ेब ने एक अच्छा काम किया, चलो उस एक अच्छे में भी आधा ख़राब कर दिया, ठीक है? औरंगज़ेब ने मुझे नहीं लगता अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया, मुझे लग रहा था अभी शायद कंपनी को हरा के कुछ अच्छा काम किया, नहीं, बाद में इसने खुद ही कंपनी को बोल दिया कि चलो आओ, तुम्हें हम ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के राइट देते हैं, बस इन रिटर्न तुम हमें कुछ एनुअल पेमेंट दे देना। 1690 में जो जॉब चार्नॉक थे, उन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री बना ली कहाँ पर? 1690 में जॉब चार्नॉक ने एक इंग्लिश फैक्ट्री बना ली कहाँ पर? सुल्तानुती। सुल्तानुती कोलकाता के पास में ही है, ठीक है? किसने बना ली बेटा? जॉब चार्नॉक ने। ये जो फैक्ट्री थी इसे बाद में फोर्टिफाई कर दिया गया। देखो, पहले हमने एक सिर्फ फैक्ट्री बनाई, फिर इस फैक्ट्री को सेफ रखने के लिए हमने बड़ी बड़ी दीवारें बना दी, पूरी बाउंड्री बना दी, ठीक है? और फिर इसका नाम क्या रख दिया? फोर्ट विलियम, ठीक है? क्लियर होगी इतनी बात? पहले सुल्तानुती में एक फैक्ट्री बनाई, उस फैक्ट्री को बाद में फोर्टिफाई कर दिया, फिर उसका नाम फोर्ट विलियम रख दिया। इसके बाद ही ये जो कंपनी थी इसे ज़मींदारी राइट्स मिल गए। ज़मींदारी राइट्स का मतलब क्या होता है? ज़मींदारी राइट, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट मिल गए। कहाँ के? सुल्तानुती और दो और दूसरे विलेजेस, गोविंदपुर और कालीकथा। कलिकता, सुल्तानुती और गोविंदापुर, सुल्तानुती, गोविंदापुर, कालीकथा, इन 3 जगहों के रेवेन्यू कलेक्शन राइट मतलब ज़मींदारी राइट्स किसको मिल गए? कंपनी को मिल गए। अब जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट था फोर्ट विलियम में, along with these 3 villages later come to be called कलकत्ता। फिर से ध्यान से सुनो, पहले तो इन्होंने फोर्ट विलियम को फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे से इन्हें ज़मींदारी राइट भी मिल गए सुल्तानुती, गोविंदापुर और कालीकता के, और अब इन पूरे एरिया को मिला के फोर्ट विलियम वाला एरिया, सुल्तानुती का एरिया, कालीकता का एरिया, गोविंदपुर, इसे मिला के क्या कहा जाने लगा? कलकत्ता, ठीक है? अब हम देखेंगे क्या कन्फ्लिक्ट हुए नवाब ऑफ बंगाल और कंपनी के बीच, मतलब वो कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से ये आपस में लड़ने लग गए। तो बेटा, बंगाल से जो ट्रेड कंपनी कर रही थी उससे कंपनी को हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत भयंकर प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा था प्रॉफिट। एज गुड्स फ्रॉम बंगाल फॉर्म्ड मच ऑफ इंग्लिश इम्पोर्ट फ्रॉम एशिया, एशिया से जो इम्पोर्ट इंग्लैंड को हो रहा था, इंग्लैंड में जो इम्पोर्ट हो रहा था, ठीक है, एशिया से, उसका बहुत बड़ा पार्ट किससे जाता था बेटा? बंगाल से जाता था। इम्पोर्ट मतलब इंग्लैंड जो सामान मंगवा रहा था उसका बहुत बड़ा पार्ट कहाँ से जाता था? बंगाल से जाता था, ठीक है? अब जो कंपनी थी उसको तो औरंगज़ेब ने ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट दे ही दिए थे ना कि आप तुम लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो। अभी हमने देखा था कि पहले औरंगज़ेब ने वॉर किया, उनको हराया और फिर कहा कि तुम हमें एनुअल फीस दे दो और ड्यूटी फ्री ट्रेड कर लो। पर जो कंपनी के सर्वेंट थे वो इस राइट को मिसयूज़ करने लगे। हमने ड्यूटी फ्री ट्रेड के राइट किसको दिए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं दिए थे। पर अब जो कंपनी के सर्वेंट हो गए ये खुद भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे और कोई भी ड्यूटी ये बंगाल को पे नहीं करेंगे। वो अपना इलीगल प्राइवेट ट्रेड करने लगे और कोई ट्रेड ड्यूटी नहीं देते थे बंगाल को। तो वे इस तरीके से बंगाल के जो रेवेन्यू हैं वो कम हो जाएंगे, बंगाल को बहुत रेवेन्यू लॉस होगा। बंगाल ने ये सोच के ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड राइट दे दिए थे कि भाई चलो ये बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेड करेंगे तो हमारे लोगों का बहुत सारा गुड यहाँ से वहाँ चला जाएगा। पर इन्हें नहीं पता था कि ये जो प्राइवेट सर्वेंट है ये भी अपना प्राइवेट ट्रेड करने लग जाएंगे, कंपनी के सर्वेंट, और फिर तो हमें कोई रेवेन्यू मिलेगा ही नहीं। तो जो इंडिविजुअल मर्चेंट्स थे ये भी अब ड्यूटी फ्री ट्रेड करने लगे। इससे बहुत लॉस हुआ नवाब को, किसका? रेवेन्यू का, मतलब जो टैक्स के अमाउंट में जो पैसा आना चाहिए था वो नवाब के पास आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जो प्राइवेट ट्रेड हो रहा है ये तो इलीगल है, इसकी परमिशन तो कभी दी ही नहीं कि भाई तुम भी फ्री में ट्रेड करो, पर ये भी फ्री में ट्रेड करने लग जाते हैं और इस वजह से बंगाल कंपनी के टूवर्ड्स बहुत होस्टाइल हो जाता है। टिल द मिड 18th सेंचुरी तक जो नवाब मुर्शिद कुली खान थे और नवाब अली वर्दी खान थे, इन्होंने स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा यूरोपियन ट्रेडर्स के ऊपर, फोर्टिफिकेशन नहीं करने दिए इनको। पर जब सिराजुद्दौला ने सक्सीड किया अली वर्दी खान को, देखो मिड 18th सेंचुरी तक नवाब मुर्शिद कुली खान और नवाब अली वर्दी खान दोनों ने स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा यूरोपियन ट्रेडर्स के ऊपर। उनसे कहा तुम फोर्टिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं करोगे। पर सिराजुद्दौला का जब टाइम आता है, मतलब अली वर्दी खान के बाद कौन बनते हैं? नवाब सिराजुद्दौला। कब बनते हैं? 1756 में।
सिराजुद्दौला को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या कहा इंग्लिश से कि तुम अब कलकत्ता से भी जाओ, ये जो अपने फोर्टिफिकेशन को तुम एक्सपांड करते जा रहे हो, हमने ऑर्डर दिया है कि आपको फोर्टिफिकेशन नहीं करना है, किलाबंदी नहीं करना, फिर भी तुम किलेबंदी करते जा रहे हो, हमारे ट्रेडिंग राइट्स का मिसयूज़ कर रहे हो। हमने ट्रेडिंग राइट्स सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी, तुम्हारे तो सारे प्राइवेट जितने भी गवर्नर जनरल हैं, एम्प्लॉई, ये सब प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, इससे हमें बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो सभी बंद करो। पर जल्दी ही जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं वो चार्ज ले लेते हैं कंपनी फोर्सेस का बंगाल में, और कंपनी की जो अर्लियर पोजीशन थी वो वापस दिलवा देते हैं। बहुत ही श्रूड होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, काम धाम काम दाम दंड भेद सब का यूज़ करके ये कंपनी को उसकी पोजीशन वापस दिलवा देते हैं, ट्रेड प्रिविलेजेस वापस दिलवा देते हैं बाय ट्रेचरस मीन्स मतलब विश्वासघात करके, धोखाधड़ी करके ये यहाँ पर कंपनी को एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। और सिराजुद्दौला को उनकी पोजीशन गंवानी पड़ती है, उनकी जगह मीर जाफ़र उनकी पोजीशन पे बैठ जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। We'll discuss Battle of Plassey in part 2. Okay.